हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मेरे दुलारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त कर लिया, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। आई होप आपने हमारे पूरे जो क्लास है, पूरा जो वीडियो है, 3-4 वीडियो में मैंने खत्म किया था क्लास, वो सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो इस क्लास को देखने से मतलब कुछ उतना फायदा होगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि इस चैप्टर का दूसरा जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें भी हम लोग को लाइट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इस चैप्टर में भी लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर 1, उसमें मैंने लाइट के बारे में बतला दिया था, प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में भी बतला दिया था, और लाइट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वे सारी मैंने करा दी थी पिछले वीडियो में। हमारा जो चैप्टर 1 का वीडियो है उसमें मैंने सारी चीजों को डिटेल में बता दिया था। तो आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर नहीं भी देखा होगा तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्लास आप लोग कर लीजिएगा। ये भी ये जो सेशन है, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक से भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ना। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को लाइट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लाइट क्या है? मतलब लाइट क्या है? लाइट एक ऊर्जा है जिसके सहायता से, जिसके मदद से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही है बेसिक सा डिफिनेशन है उसका। मैंने पिछले कुछ वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया है, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर नहीं भी देखा होगा तो प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो मैंने बताया था पहले कि प्रकाश कुछ हरकत करती है, कुछ फेनोमिना करती है, लेकिन हम लोग को क्लास 10th में बिहार बोर्ड में सिर्फ दो ही फेनोमिना, दो ही हरकत के बारे में पढ़ना था। एक था परावर्तन। क्या था? परावर्तन था एक, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन था। और दूसरा है अपवर्तन। दूसरा क्या है? अपवर्तन। तो हम लोगों ने भली भांति प्रकाश के परावर्तन को क्या कर लिया? पढ़ लिया, समझ लिया। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे सारे चीज को हम लोगों ने क्या कर लिया? सीख लिया। बहुत सारे रे डायग्राम भी पढ़ा, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाए। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश के अपवर्तन को। तो भाई अपवर्तन किसका पढ़ना है? अपवर्तन भी एक प्रकार का हरकत है जो कि प्रकाश द्वारा किया जाता है। तो किसका करना है हम लोग को? अपवर्तन किसका पढ़ना है? प्रकाश का। तो प्रकाश के बारे में मालूम होना चाहिए कि नहीं? आप ही लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर कि हाँ सर प्रकाश के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 1 का, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो प्रकाश है क्या कहलाता है। प्रकाश यानी लाइट। लाइट किसे कहते हैं? लाइट किसे कहते हैं? तो लाइट क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखते कैसे हैं? या तो रिफ्लेक्शन होकर देख पाते हैं या फिर रिफ्रैक्शन होकर देख लेते हैं। अगर किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक जाएगी फिर भी उस वस्तु को देखेंगे, या फिर किसी वस्तु या फिर किसी माध्यम से कोई प्रकाश अपवर्तन होकर जाएगी, अपवर्तित होकर जाएगी, फिर भी हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने चश्मा पहना होगा भाई, चश्मे में लेंस लगे होते हैं, लेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा था, यानी मिरर के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दर्पण के आर पार लाइट जा नहीं सकती है। दर्पण के आर पार लाइट जा नहीं सकती है, लेकिन लेंस के आर पार जा सकती है। तो भाई लेंस के जब आर पार जाती है कोई वस्तु,
तो वो थोड़ा कुछ हरकत करती है, इस हरकत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लाइट के बारे में जान लिए कुछ। उसके और एक फैक्ट है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे, इमेज के बारे में पढ़े थे कि किसी भी वस्तु की उपस्थिति उस वस्तु की क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिबिंब, इमेज कहलाती है। ऑप्टिकल अपीयरेंस वो वहां है नहीं लेकिन दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों ने दर्पण में भी देखा था, क्या दर्पण में हम लोग रहते हैं अपना चेहरा देखते हैं तो क्या आपका चेहरा दर्पण में है, मिरर में है? नहीं, लेकिन दिखाई देता है, वही क्या है? प्रतिबिंब है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। वो टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, सॉरी अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकाश जब एक चिकनी स्मूथ सतह से, चमकीली सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उस फेनोमेना, उस हरकत को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, लेकिन अब आ गया अपवर्तन। तो भाई ये अपवर्तन क्या है? प्रकाश अपवर्तित कैसे होती है? तो जब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाशतः माध्यम क्या होना चाहिए? सघन या फिर विरल होना चाहिए। हर एक माध्यम एक जैसा नहीं होता है, हर एक मीडियम एक जैसा नहीं होता है, हर एक मीडियम अलग अलग होता है, हर एक माध्यम क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई ज्यादा सघन होता है तो कोई ज्यादा विरल होता है। जैसे मान लीजिए सघन, सघन नाम आप लोगों ने सुना होगा, सघन, सघन, और एक होता है विरल। माध्यम दो ही प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। तो भाई सघन क्या कहलाता है? सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम क्या है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो। क्या हो? जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक क्या हो? ज्यादा हो। कहने का मतलब यह है कि जिस माध्यम में कणों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो कम होती है। हर एक माध्यम, कोई भी माध्यम हो, वायु हो, वायु में भी कण पाए जाते हैं, लेकिन कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। वायु के कण क्या होते हैं? काफी दूर दूर होते हैं। तो ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। क्या हो गया? विरल माध्यम, क्योंकि ये घना नहीं है। घना कब होगा? जब जो कण होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, वो नजदीक होंगे। जैसे कि आप लोग बर्फ देखा होगा, बर्फ की सिल्ली देखे होंगे आप लोग। तो बर्फ की सिल्ली में जो भी पार्टिकल, जो भी कण पाए जाएंगे, उनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो जिस माध्यम में कणों के बीच की दूरी कम होती है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई सघन माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम क्या कहलाता है। क्योंकि अपवर्तन की घटना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तभी घटती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो अपवर्तन की घटना होती है। इसको भी मैं बतलाऊंगा, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सघन माध्यम क्या है। तो सघन माध्यम जिस माध्यम में, जिस मीडियम में कणों की जो दूरी होती है, बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट देखे हैं, जंगल देखे होंगे आप लोग। तो पेड़ काफी नजदीक नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? काफी नजदीक नजदीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई जंगल घना है। क्या है? घना है। झाड़ियां क्या होती है? घनी होती है, क्योंकि पेड़ पौधे काफी नजदीक नजदीक होते हैं। वही अगर हम लोग एक छोटा सा बगीचा देख लेंगे, मान लीजिए 1 बीघा में एक बगीचा फैला हुआ है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। मान लीजिए एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ वहां है, एक पेड़ वहां है, तो बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो जिस माध्यम में कण के बीच की दूरी क्या हो? कम हो। ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को, लेकिन मैं इसको एकदम तोड़ के आप ही के भाषा में समझा दे रहा हूं कि जिस माध्यम में कणों के बीच की दूरी क्या हो? ज्यादा हो, उस माध्यम को प्रकाशतः हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? अपवर्तनांक कम होगा।
इस माध्यम में अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, उसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। और जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। नाम से ही पता चल जा रहा है भाई, सघन। सघन मतलब घना। घना कब कहेंगे, जब पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। इतने जगह में, इतने स्पेस में, मान लीजिए इतने स्पेस में, देखिए ये बहुत सारे पार्टिकल हो गए, बहुत सारे पार्टिकल, ऐसे ऐसे कर लीजिए आप लोग। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कि घना है भाई, इसको क्या बोलेंगे, घना है, सघन है। लेकिन वही मान लीजिए इतना ही क्षेत्र है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक इसको घना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे विरल। क्या बोलेंगे, विरल। जिस माध्यम में कणों के बीच की दूरी क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग विरल कहते हैं। क्या बोलते हैं, विरल, विरल माध्यम। और जिस माध्यम में कणों के बीच की दूरी क्या हो, काफी कम हो, 9 के बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सघन। क्या बोलेंगे, सघन। जैसे हवा, वायु, वायु क्या है, विरल माध्यम है। जल भी एक माध्यम है। पानी, पानी क्या है, वायु से सघन होती है, घनी होती है, क्योंकि इसके बीच के पार्टिकल की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। आप लोग ऐसे वातावरण है, रोड पे दौड़ रहे हैं, रोड पे, तो आप लोग को एयर रेसिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है, एयर रेसिस्टेंस, मतलब कि जो हवा आप पर विरोध यानी प्रतिरोध लगाती है। हवा रोकती है ना, रोकती है, फिर भी हम लोग उतने स्पीड से दौड़ लेते हैं, ठीक, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच की दूरी है अधिक, क्या है, ज्यादा है। लेकिन वही हम लोग अगर पानी में दौड़ेंगे, पानी के अंदर दौड़ेंगे, तो क्या देखिएगा, आप लोग पानी में डुबकी लगाइएगा और उसके अंदर दौड़िएगा, आपको दौड़ा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच की दूरी काफी कम है, आपके शरीर की अपेक्षा क्या है, काफी कम है। मेरा तो घनत्व है ही, लेकिन उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा घनत्व होगा वो ज्यादा सघन होगा, जिसका जितना कम घनत्व होगा वो क्या होगा, विरल होगा। आपको 3 डिफिनेशन बता दिया मैंने सघन और विरल के। तो आई होप आप सब ने सघन और विरल के बारे में समझ लिया होगा, माध्यम के बारे में। अब चलिए हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। तो भाई मान लीजिए ये एक है, एक माध्यम है कोई, मान लीजिए ये क्या है, बर्फ की एक सिल्ली ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए, बर्फ की एक सिल्ली, मान लीजिए इसको बर्फ की एक सिल्ली, बर्फ ही लिख लीजिए इसको, बर्फ। ये एक माध्यम हो गया। लाइट यहां से मान लीजिए निकली, ये हो गया मान लीजिए सन, सूर्य हो गया, सूर्य से लाइट निकल रही है, बहुत सारी लाइट की रेज निकलती है, लाइट की किरणें निकलती है ना। तो ये वायु के माध्यम से आई। किस माध्यम में आई, वायु के माध्यम में। और जब इस सिल्ली से टकराई, देखिए यहां से एक किरण आ रही है, आप लोग चित्र पे मत जाइएगा भाई, दिक्कत होगा, तो फिर से इसको मिटा दे रहे हैं, रुक जाइए, बढ़िया से बना रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है, एकदम धीरे धीरे सीखना है किसी चीज को। देखिए और एक बात, मैंने शायद पिछले क्लास में वो नहीं बताया होगा, सॉरी चाहते हैं, माफी चाहते हैं। अब एक आता है प्रकाश स्रोत। क्या आता है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत होता है क्या, लाइट सोर्स, LIGHT यानी लाइट सोर्स, SOURCE, लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, तो जहां से प्रकाश निकले, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो या फिर प्रकाश निकले, भाई एकदम हम लोग अपने भाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपने भाषा में। जिस वस्तु से प्रकाश निकले या फिर जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत बोलते हैं, लाइट सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे कि ये सूर्य, ये क्या हो गया, सूर्य। तो मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोगों को, प्रदीप्त वस्तुएं, तो सारी प्रदीप्त वस्तुएं क्या हो गई, लाइट सोर्स हो गई, प्रकाश स्रोत हो गई। जितनी भी प्रदीप्त वस्तुएं हैं वो सारी की सारी क्या है, प्रकाश स्रोत है। उनको हम लोग डायरेक्टली प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में पूछ देगा
कि सर प्रकाश स्रोत क्या कहलाता है, तो बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल लिख लेंगे, यही जवाब आना चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। देखिए जिस वस्तु से क्या निकले, प्रकाश निकले, उसे हम लोग उस वस्तु को प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस वस्तु को? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने मुख्य बिंदु को, वो जो है प्रकाश का अपवर्तन। इतना चीज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि आप लोग नहीं जानेंगे तो बोलेंगे ना कि सर कहीं आप वर्ड आ गया प्रकाश स्रोत, तो बोलेंगे सर प्रकाश स्रोत आप नहीं बताए, इसीलिए मैंने बता दिया। अब देखिए मान लीजिए ये बर्फ की सिल्ली है, क्या है? बर्फ है। मान लीजिए ये दूसरा माध्यम है, मीडियम 2, इसको मीडियम 2 लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए सन है या फिर टॉर्च है, कुछ भी है, यहाँ कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए प्रकाश स्रोत ही है, यहाँ से प्रकाश निकलेगी, क्या होगी? प्रकाश निकलेगी, चारों दिशा में जाएगी। मान लीजिए लाइट की एक जो किरण है, प्रकाश की एक किरण इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, सीधे आती है, आती है हमेशा सीधे। प्रकाश की किरण हमेशा क्या आती है? सीधी आती है। ये मीडियम 2 हो गया, और ये जो हवा हो गया ये मीडियम 1 हो गया। मान लीजिए माध्यम 1 और माध्यम 2, कौन? ये जो बर्फ है ये माध्यम 2 हो गया। अलग अलग माध्यम हो गए, हवा एक अलग माध्यम है, बर्फ एक अलग माध्यम है, ठोस है, बर्फ क्या है? ठोस है, वो अलग माध्यम है। पानी क्या है? एक अलग माध्यम है। कांच क्या है? एक अलग माध्यम है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भाई एक माध्यम से आ रही थी, हवा से आ रही थी, अब कहाँ चली गई? बर्फ में चली गई। तो भाई हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या जाती है? सीधी निकलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसको जाना चाहिए था कैसे? ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं? सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये एक हरकत करती है कि भाई ऐसे ना जाकर थोड़ा मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अब इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ले लेंगे हम लोग, इसको अभिलंब बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल का निर्माण हो गया, और एक यहाँ पर एंगल का निर्माण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए प्रकाश को जाना चाहिए था, लाइट को इधर जाना चाहिए था, क्योंकि इसका दिशा इधर था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाती है, यानी अपना रास्ता मोड़ लेती है। क्या कर लेती है? रास्ता मोड़ लेती है, या तो इधर आ जाती है या फिर उधर चली जाती है। मान लीजिए एक और ले लीजिए, ये हो गया चित्र 1 मान लीजिए। अब चित्र 2 की ओर देखते हैं। देखिए एक ऐसा भी हरकत करती है। मान लीजिए ये लाइट सोर्स हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पड़ा, पड़ने के बाद इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधी रेखा में, लेकिन ये चली जाती है कैसे? ऐसे। कैसे चले थे? यहाँ पर एक नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब। तो इसमें भी दो एंगल निकले, एक यहाँ निकला एंगल, और एक कहाँ निकला? यहाँ निकला। ठीक है, अब देखिए या तो वो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से क्या जाएगी? दूर जाएगी, या फिर अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर चली जाएगी या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये तो बाद की बात है, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या बोलते हैं? इसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। कि जब प्रकाश का जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती है। क्या कर लेती है? अपना रास्ता मोड़ लेती है। भाई क्यों मोड़ी? बताइए क्यों मोड़ी? हम लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। हम लोग दौड़ रहे हैं हवा में, हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी हवा में ही दौड़ रहे हैं। भाई नीचे तो दौड़ ही रहे हैं, लेकिन हम फेस किसको कर रहे हैं? एयर को फेस कर रहे हैं। ठीक, हवा में हम लोग दौड़ रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड है, और एक बात, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो हमेशा सेम होती है। वो बिना ब्रेक की गाड़ी है भाई। हम लोग के पास तो ब्रेक है, हम लोग रुक सकते हैं, लेकिन एक बार जब प्रकाश निकलना आरंभ कर दी तो वो रुकेगी नहीं, कभी भी नहीं रुकेगी। वो बिना ब्रेक की गाड़ी है भाई, बिना ब्रेक की। अब चलिए हम लोग भी बिना ब्रेक के हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अपने आप को बिना ब्रेक के कर लेते हैं। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं खुले में, हवा में। एकाएक हम लोग क्या किए? नदी आ गई। मान लीजिए एकाएक क्या आ गई? नदी आ गई कोई, उसको तो भाई क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास ब्रेक है नहीं।
तो जब हम नदी में हेलेंगे, नदी में घुसेंगे, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। होगा कि नहीं होगा आप लोग बताइए। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं होगा तो आप लोग एक बार दौड़ के देखिएगा कि अगर इस पे दौड़िएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में, लेकिन आप पानी में वही 5 किलोमीटर बोल रहे, ज्यादा बोल दिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी नहीं दौड़ पाइएगा। तो आपका स्पीड क्या हो गया, एकाएक कम हो गया। चलिए बताइए, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अगर हम लोग चलते हैं, चलते चलते बाइक चला रहे हैं, चलाते चलाते अगर एकाएक हम लोगों ने ब्रेक पकड़ लिया, तो जो चक्का होता है हमारा, बाइक का जो व्हील होता है, वो ऐसे घूम जाता है, पूरा बाइक ही घूम जाती है। घूमती है कि नहीं घूमती है? सीधा चलते हैं लेकिन ऐसे हो जाती है, ऐसे जा रहे हैं ऐसे हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हाँ सर बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि रेसिस्टेंट उत्पन्न हो गया भाई, प्रतिरोध उत्पन्न हो गया, बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। वैसे ही लाइट है, आ रही है, इसमें तो प्रतिरोध इतना था, लेकिन इसका इसमें जाएगी तो इसके बीच के कण की दूरी क्या है, बहुत कम है। क्या है, कण के बीच की दूरी काफी कम है, तो इसका भी लाइट का जो स्पीड है वो कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बस स्पीड कम होने के वजह से ही वो अपना रास्ता बदल लेती है। आप भी रास्ता बदल लीजिएगा, आप डायरेक्ट सीधे दौड़ के दिखाइएगा, तो पानी में आप सीधे दौड़ के दिखाइएगा, नहीं दौड़ा जाएगा, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर दौड़ेंगे। इसको मैं आगे और बढ़िया तरीका से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब तक के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता क्या कर लेती है, मोड़ लेती है। देखिए यहां पर इसको मैंने यहां दे दिया है पीपीटी के रूप में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, ऊपर देना भूल गया है भाई हमारा स्टाफ। यहाँ देखिए प्रकाश का अपवर्तन लिख लीजिएगा ऊपर, ये प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, इसके आगे हम लोग बहुत सारा चीज को जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से, माध्यम हमेशा पारदर्शी होना चाहिए भाई, मैंने बोला था कि दर्पण के आर पार जाएगी नहीं प्रकाश, वैसा माध्यम होना चाहिए जिसके आर पार प्रकाश चली जाए। ठीक, तो पारदर्शी होना चाहिए तभी तो आर पार जाएगी। तो पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, वही अपना रास्ता बदल लेना या फिर दिशा में चेंज हो जाना, दिशा में क्या हो जाना, परिवर्तन आ जाना। ऐसे जा रही है ऐसे चले जाना, ऐसे जा रही है ऐसे चले जाना। बस इसी घटना को मुड़ना, और इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या फिर इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया? हाँ जी बिल्कुल समझ लिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा, देखिए इसके बारे में हम लोग ने यहाँ देखा। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखा था पहले मैंने ये दो चित्र बनाया यहाँ पे। ठीक, एक में ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ रही है, क्या हो रही है, अभिलंब की ओर मुड़ रही है, और एक केस में, दूसरे केस में अभिलंब से दूर भाग रही है भाई। नॉर्मल ये हो गया, यानी अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, इसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब से क्या हुई है, दूर गई है, और एक केस में अभिलंब की ओर मुड़ गई है। मुड़ी है कि नहीं मुड़ी है, देख रहे हैं ना? तो कब अभिलंब की ओर मुड़ेगी और कब अभिलंब से दूर भागेगी, आपके मन में यह सवाल उठेगा ही उठेगा, किसी के मन में उठेगा कि सर ये केस कब होगा, कब वो अभिलंब से दूर भागेगी और कब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, माध्यम तो आप लोगों ने पढ़ लिया, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, क्या हो, सघन माध्यम में, यानी कि जब उसका स्पीड कम होगा, प्रकाश की चाल लगभग क्या होती है हवा में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर वो पानी में जाएगी, जल में जाएगी, तो उसका स्पीड कम हो जाएगी। किसके कारण, अधिक प्रतिरोधकता के कारण, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल यानी कि कण के बीच की दूरी क्या है, काफी कम है, ज्यादा घना है। क्या है, ज्यादा घना है। आप लोग रोड पे चलिएगा, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जाम लगा रहेगा, तो स्पीड अपने आप क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। निकलने का जगह नहीं रहेगा तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम होगी।
तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसी बात को यहां लिखा गया है कि प्रकाश की किरण वायु यानी विरल माध्यम या विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। भाई क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, रुकिए। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो इधर मुड़ जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम, यहां लिख लीजिएगा आप लोग विरल माध्यम, और ये जो है ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। कहां मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो जो एंगल आई होगा वो बड़ा होगा और एंगल आर क्या होगा, छोटा होगा। इस केस में एंगल आई क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, एंगल आर से क्या होगा, एंगल आई बड़ा होगा, जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि इस केस में, पहले केस में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो एंगल आई यानी अपवर्तन कोण, सॉरी एंगल आई यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत यूजफुल है। इससे आप लोगों को एग्जाम में पूछ देगा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ऑप्शन देगा कि अभिलंब से दूर भागती है, या फिर बिना मुड़े सीधी चली जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या मारिएगा, आप लोग कौन सा आंसर टिक मारिएगा, आप लोग को मारना होगा, क्या मारना होगा बच्चों, कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका पीपीटी भी, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो, या फिर नहीं भी चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं दूसरा केस। हमारा जो दूसरा केस है, दूसरा केस है, यार ये गलत छाप देता है, पता नहीं कैसे। देखिए दूसरा केस है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हो गया, मान लीजिए सघन माध्यम, पहले से है सघन माध्यम, यानी पानी में हम लोग प्रकाश को छोड़े हैं, वो पानी से बाहर वायु में मान लीजिए निकल गई, पानी से क्या निकल गई, वायु में निकल गई। मान लीजिए ये माध्यम क्या है, वायु है, इसको आप लोग मान लीजिए विरल, समझने के लिए, समझने में क्या है, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो इसको निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो ऐसे चली जाती है। ठीक है, कैसे चली जाती है, ऐसे अभिलंब से दूर चली गई, चली गई कि नहीं चली गई। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है, एंगल आर हो गया और एंगल आई। तो इस केस में जो एंगल आर होगा वो बड़ा होगा, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई, एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से। ये केस है, केस सेकंड में लिख लीजिएगा आप लोग, वो केस फर्स्ट में आप लोग लिख लीजिएगा। एंगल आर क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आई से, जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे हैं। और ये घटना कब घटेगी, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी प्रकाश पानी से निकलकर अगर वायु में चली गई तो वो अभिलंब से दूर भागेगी। क्यों भागेगी भाई, क्योंकि इसमें इसकी चाल क्या है, कम थी। प्रकाश की चाल जल में क्या थी, कम थी, लेकिन जब वायु में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एकाएक बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब अपने अभिलंब से, अपने रास्ते से, अपने अभिलंब से जो ये नॉर्मल है बीच में, उससे हमेशा क्या भागेगी, दूर भागेगी। ये पॉइंट आप लोग को याद करना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा। और भाई मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें मन लगने लगा ना, अगर इसको आप लोग समझने लगे तो इसमें इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप लोग खेलना भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग किसके साथ खेलेंगे,
विज्ञान के साथ, साइंस के साथ मजे लेकर खेलेंगे, खिलवाड़ नहीं करेंगे भाई, खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ इसके साथ खेलेंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे। हर एक जगह हम लोग साइंस ढूंढते हैं भाई, ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जहां पर साइंस ना हो। मैथ भी हम लोग पढ़ते हैं, मैथ भी क्या है, साइंस है, मैथ भी साइंस है, उससे भी हम लोग सीखते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज है वो सारी की सारी साइंस पर ही आधारित है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी वेद लिखे गए हैं, जितने भी पुराण है, सब में साइंस ही छिपा हुआ है, वहां से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। हमारे सनातन धर्म बहुत ही बड़ा धर्म है भाई। छोड़िए, वो छोड़ दीजिए, वो सब साइड में रखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी हम लोग ज्ञान भंडार कर रहे थे अपने दिमाग में, सारी चीज साइंस ही है। साइंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, क्लास 10th के लिए ही नहीं, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी। और इससे रिलेटेड हम लोग 11th 12th में बहुत सारे रे ऑप्टिक्स एक चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को जितना पढ़ना है उतना काफी है, आप लोग इतना जान जाइए, बेसिक ज्ञान ले लीजिए और क्या। अब देखिए, और एक और केस आता है, एक और केस आता है कि जब प्रकाश वो किसी भी माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर परपेंडिकुलर जाए, यानी 90 डिग्री में सीधी जाए, तो वो सीधी ही निकल जाती है, बिना अपवर्तन किए, बिना अपवर्तन किए सीधी निकल जाती है। ये लाइट सोर्स हो गया, यहां से लाइट निकल रही है, वो सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। एक ये भी केस होता है कि अगर 90 डिग्री पर छोड़ेंगे, 90 डिग्री पर किसी माध्यम से गुजारेंगे हम लोग, तो वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ये एक तीसरा केस है। क्या है, तीसरा केस, केस थर्ड, तीसरा केस है कि अगर 90 डिग्री पर हम लोग किसी प्रकाश की किरण को छोड़ेंगे तो वो सीधी ही निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। जैसा कि आप सब इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वह बिना मुड़े यानी बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो आई होप आप लोगों ने बेसिक सी जानकारी अपवर्तन के बारे में ले ली होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इससे रिलेटेड और चीज जानेंगे, जैसे कि अपवर्तन कोण, आपतित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बताने के लिए बहुत ही इच्छुक हूं कि मैं बता दूं, क्योंकि ज्ञान बांटा जाता है भाई। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो ज्ञान बांट ही रहे हैं, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप लोग जो भी सीखिएगा अपने पास मत रखिएगा, अपने सखा, अपने दोस्तों को भी बताते जाइएगा कि हाँ आप लोग टॉपर चॉइस से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, और बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होती है। अगर बढ़िया लगे तभी बोलिएगा भाई, ऐसा जबरदस्ती नहीं है। अगर बढ़िया लगे तो आप लोग हमारे इस चैनल को क्या करिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। किसको, टॉपर चॉइस को। टॉपर चॉइस जो हमारा चैनल है, इसको क्या करिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट एकदम दबा के करिए, जितना हो सके उतना कमेंट करिए, हमसे सवाल पूछिए, हम लोग बहुत ही इच्छुक है आपके जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द ही हम लोग लाइव आना भी शुरू करेंगे। दशहरा के अंत तक हम लोग लाइव आना शुरू कर देंगे। तो आप लोग जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही अनुरोध है आपसे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप सब बढ़िया से रहिएगा, ज्यादा खिलवाड़ मत कीजिएगा, साइंस के साथ खिलवाड़, साइंस के साथ खेलिएगा, खिलवाड़ मत कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।